करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी वो पैसा जो कि पब्लिक के पास है, ठीक है। यानी अभी जो आप लोगों को नोट हम दिखाएं, ठीक है, जो सिक्का दिखाएं वो क्या हम लोगों के पास है, ठीक है, मतलब मेरे पास है, तो आप लोगों के पास भी होगा, ऐसे ही करके सबके पास होगा। तो वो जो करेंसी जो हम लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, वही जो है सो ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब है। सेकंड है डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग जैसे सेविंग अकाउंट जो है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो जो भी सेविंग अकाउंट्स में जो भी पैसे हम रखते हैं, उसको तुरंत ही हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, एटीएम में जाकर के, बैंक में जाकर के। तो वो हो गया डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि वो पैसा हम लोग तुरंत ही जैसे इंस्टेंटली चाहे इंस्टेंटली हम लोग उसको निकाल सकते हैं। फिर आ जाता है टाइम डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि वो पैसा जिसको कि हम एक प्रॉपर एक मतलब टाइम फ्रेम में रखें, यानी कि जो हम लोग का जो एफडी जो होता है, यानी फिक्स डिपॉजिट, ये जो पैसा है ये हम लोग बैंक में रखते हैं एंड कुछ वो टाइम के लिए रखते हैं। इसका मिनिमम टाइम रहता है कि 7 दिन तक मिनिमम रख सकते हैं, और मैक्सिमम रहता है कि मैक्सिमम आई थिंक 10 साल था, हम लोग आगे देखेंगे आपसे थोड़ा सा इसको भी। तो ये आई थिंक 10 साल तक मैक्सिमम रख सकते हैं। तो ये एक टाइम पीरियड में आप लोग वो पैसा रख सकते हैं। अगर उससे पहले निकालेंगे तो उसमें फाइन वाइन लगता है, एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सब भी कटता है, ये सब भी होता है। तो ये है टाइम डिपॉजिट इन बैंक, यानी एक टाइम के लिए आप लोग वहाँ पे रखते हैं। फिर आता है सेविंग्स डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, यानी कि वो पैसा जो हम लोग पोस्ट ऑफिस में जमा रखते हैं। ये भी सेम वही हुआ, सेविंग्स डिपॉजिट वही हुआ, बट बस ये है कि हम लोग बैंक की जगह पोस्ट ऑफिस में रखे हैं। अगेन टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, यानी कि वही एफडी वेफडी करवाएं या जो भी हम लोग जमा किए, तो ये बस पोस्ट ऑफिस में रखे हैं। तो ये अलग पॉइंट हो गया। उसके बाद बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, यानी बैंक वाले डिपॉजिट करते हैं आरबीआई में, तो ये हो गया अलग। और फिर एक सातवां है अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। अदर मतलब कि गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये लोग भी डिपॉजिट करती है आरबीआई में, तो ये सातवां हो गया। अच्छा, अब जो है सो इन्हीं फेजेस को मिला करके मिक्सअप करके हम लोग एक नई चीज़ बनाते हैं जिसको हम लोग M0 M1 M2 M3 ये सब फेज कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है M0 फेज, ठीक है। तो M0 का मतलब क्या है कि M0 का मतलब हो गया कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी पब्लिक के द्वारा जो पैसा हेल्ड किया हुआ है, एंड बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके M0 कहते हैं। फिर आ जाता है M1। M1 जो है सो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, यानी पब्लिक के द्वारा जो पैसा हेल्ड किया हुआ है एंड जो डिमांड डिपॉजिट में है, यानी कि जो भी आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं एंड उसको वापस से रिट्रीव कर रहे हैं, वो है। और ये तीसरा है कि जो भी को मतलब अदर डिपॉजिट है जो आरबीआई में कर रहा है वो है। फिर आता है M2। M2 है आपका M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। तो M1 यानी ये तीनों, ठीक है, ये तीनों प्लस सेविंग्स डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, यानी कि वो पैसा जो कि आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं वहाँ के सेविंग्स, इसमें सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। आप चलते हैं दूसरे पे। अब है आपका M3, यानी कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, यानी M1 के अंदर जितना भी आ रहा था वो टोटल प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, यानी बैंक में जो टाइमली डिपॉजिट करते हैं, यानी कि वो जो एफडी वगैरह करते हैं, तो वो इसके अंडर आ जाएगा। फिर आता है M4। M4 में आ गया M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, यानी M3 यानी कि ये वाला M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और उसके बाद फिर टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में जो भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं वो। फिर आता है हम लोग का मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो एमओ मतलब हो गया रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी। रिजर्व मनी का मतलब ये हो गया कि वो पैसा जो भी आरबीआई के पास रिजर्व है,
ठीक है। वो तो हम पहले बताए थे, है ना, कि वो कुछ रिज़र्व करके रखता है कि इतने पे इतना या इतना परसेंट करके ऐसे करके है, तो वो हो गया रिज़र्व मनी। मॉनेटरी बेस का मतलब ये हो गया कि वो पैसा जो कि पब्लिक के पास है, प्लस जो बैंक रिज़र्व करके रखा है, कमर्शियल बैंक यानी कि वो जो एचडीएफसी वगैरह हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब। वो जो पैसा रखा हुआ है रिज़र्व करके, प्लस जो लोगों के पास जो पैसा है, पब्लिक के पास जो पैसा है, वो आ जाएगा इसके अंदर। हाई पावर्ड पावर्ड मनी का मतलब ये हो गया कि जो भी रिज़र्व सेव किया हुआ है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ आपका जो डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स ये सब है, वो आ जाएगा हाई पावर्ड मनी में। ठीक है। उसके बाद आता है M1, दैट इज़ नैरो मनी या मोस्ट लिक्विड मनी। इसका मतलब क्या है मोस्ट लिक्विड मनी? इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो कि हम लोग अकाउंट में जमा करते हैं एंड उसको हम लोग तुरंत ही कैश में चेंज कर सकते हैं। तो लिक्विड मनी का मतलब यही होता है, जो भी पैसा हम लोग जमा किए हैं, ठीक है, बैंक्स में या सेविंग्स अकाउंट्स में पर्टिकुलरली, तो उसको हम लोग क्या है कि तुरंत निकाल सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड मनी, यानी तुरंत उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग पैसे में। जैसे कि अगर हम मान लीजिए अगर हम ज़मीन खरीदे हुए हैं, तो ज़मीन को बेच करके हमको उसको पैसे में कन्वर्ट करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे हैं, तो उसको हम तुरंत ही जो है सो लिक्विड मनी में चेंज कर सकते हैं, है ना? तो यानी कि उसका लिक्विडिटी जो बैंक में जो सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रखा है, उसका लिक्विडिटी ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू जो हम ज़मीन वगैरह में इन्वेस्ट करके रखे हैं, ज़मीन खरीद करके रखे हैं, उसके कंपैरिज़न में। ठीक है? तो ये हो जाता है। उसके बाद ब्रॉड मनी या ग्रॉस मनी या एग्रीगेट मनी। तो इसका मतलब ये है ब्रॉड मनी का मतलब ये है कि कोई भी पैसा जो कि हम लोग बैंक में रखे हैं, जमा करके रखे हैं, चाहे नोट हो, कॉइन हो, कुछ भी हो, इस टाइप का जो पैसा है, उसको हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। एंड ग्रॉस मनी का मतलब ये हो गया कि जो भी पैसा एक बिज़नेस कमाता है या कोई भी एक आदमी कमाता है, ठीक है? तो इसे टैक्स देने से पहले का जो भी अमाउंट है, उसको हम लोग ग्रॉस मनी कहते हैं। इसी तरीके से एग्रीगेट मनी भी है। एंड हम लोग देखते हैं यहाँ लिक्विड मनी के बारे में। तो जैसा कि अभी हम जस्ट एक्सप्लेन किए इसको, लिक्विड मनी, तो ईज़ी या फिर लेस टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन कैश। मतलब जो भी फॉर्म का हम लोग के पास मनी अवेलेबल है, उसको हम लोग को कैश में चेंज करने में बहुत कम टाइम लगे, उसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड मनी। जैसा कि एग्ज़ाम्पल भी अभी हम दिए थे जस्ट, कि अगर मान लीजिए अगर हम सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखे हैं एंड दूसरा है कि हम ज़मीन खरीदे हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो है सो जो सेविंग्स अकाउंट है वो ज़्यादा लिक्विड है इन कंपैरिज़न टू कैश में, सॉरी, इन कंपैरिज़न टू प्रॉपर्टी वाले का। यहाँ पे जैसे है कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है? यानी कैश हम लोग के पास रहेगा तो तुरंत खर्च कर सकते हैं। फिर बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक में जो हम लोग रखे हैं सेविंग्स अकाउंट, उसके बाद जो आपका एफडी वगैरह है उसमें। फिर आता है गोल्ड, यानी गोल्ड भी अगर हम लोग खरीदे हैं तो उसको भी लिक्विड में चेंज करने में यानी कैश में चेंज करने में टाइम लगेगा, है ना? उसके बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी देखिए सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। फिर आ जाता है हम लोग न्यू मनी सप्लाई। वो जो था इससे पहले वाला वो था ओल्ड मनी सप्लाई, ठीक है? और ये वाला एक न्यू मनी सप्लाई आया था 1998 में। वाईबी रेड्डी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। तो इसमें है आपका एनएमओ ज़ीरो, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, प्लस बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। हम होप करते हैं कि अभी तक तो आप लोग ये सब का मतलब समझ ही गए होंगे, तो बार-बार एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है? एंड NM1 करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। उसके बाद NM2 दैट इज़ NM1, यानी कि ये वाला पूरा, प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट अप टू 1 ईयर। अच्छा, ये नया चीज़ है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग टाइम डिपॉजिट करते थे, यानी जो भी एफडी वगैरह जो भी करते थे, एग्ज़ाम्पल है एफडी वैसे। तो जब हम लोग 1 साल के अंडर तक करते हैं, ठीक है? अप टू 1 साल तक करते हैं, तब हम लोग उसको NM2 में रख देंगे शॉर्ट टर्म के लिए जब भी कर रहे हैं, NM1 प्लस शॉर्ट टर्म, ठीक है? लेकिन NM3 में हम लोग रखेंगे NM2
यानी ये वाला तो रहेगा ही, यानी अमाउंट प्लस शॉर्ट टर्म प्लस इसमें जो है सो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आ जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट आ जाएगा, ठीक है, अबव 1 ईयर, 1 साल से अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।